मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल्स पॉलीटेक्निक स्टार में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर्स है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर से अभी तक जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं वो सभी को देखेंगे। अभी तक आपने आपके अपने YouTube चैनल्स पॉलीटेक्निक स्टार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, दोस्तों में शेयर कर दे। फ्री PDF नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम में ज्वाइन अवश्य हो जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और नंबर दोनों दिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आज का। पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र क्या है। तो पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र आखिर है क्या। मानव नेत्र प्रकृति द्वारा दी गई एक प्रकाशीय यंत्र है। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि मानव नेत्र क्या है। तो यह एक प्रकृति द्वारा, किसके द्वारा, तो प्रकृति द्वारा दी गई एक प्रकाशीय यंत्र है। यह लगभग गोलीय होता है। मानव नेत्र जो होता है लगभग गोलीय होता है। आँख के गोले जिन्हें नेत्र गोलक कहते हैं कहा जाता है। यह सबसे बाहरी सफ़ेद चमड़े की होती है तथा पारदर्शी होती है, जिसे श्वेत पटल कहा जाता है। इसका अगला भाग कॉर्निया होता है। तो यही एक मानव नेत्र का शॉर्टकट यानी कि छोटा सा डेफिनेशन है, जो कि आपको 2 नंबर में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। तो चलिए आशा करते हैं ये आप समझ गए होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मानव नेत्र के संरचना का वर्णन करें। तो चलिए देखते हैं मानव नेत्र का संरचना। मानव नेत्र प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक मूल्यवान ज्ञान इंद्रियां हैं, जिसमें हमें अद्भुत संसार को देख पाते हैं। मानव एक गोलकीय प्रकाश यंत्र है। मानव जो नेत्र है एक गोलीय प्रकाश यंत्र है, जिसमें निम्नलिखित रचनाएं पाई जाती है। तो जो ये मानव नेत्र के बारे में ही इतना है कि मानव नेत्र क्या है, उसमें क्या होता है, जो कि पहले बताए थे, सारा चीज़ लगभग वही लिखा हुआ है। इसके जो निम्न रचनाएं होती है, क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले दृष्टिपटल के बारे में जानते हैं। दृष्टिपटल यह मानव नेत्र का सबसे ऊपरी परत होता है। ये होता है सफ़ेद एवं करी होती है। मानव नेत्र जो अपनी आँख में आप लोग उजला उजला देखते हैं वही दृष्टिपटल है। यह सबसे ऊपरी परत होता है। मानव नेत्र का सबसे ऊपरी परत है क्या, तो दृष्टिपटल, और यह सफ़ेद एवं करी होती है। जो सबसे आगे है आप लोग देखते हुए काला है, उसके बाद उजला जो दिखता है वही दृष्टिपटल है। उसके बाद कॉर्निया आता है। कॉर्निया यह दृष्टिपटल के सामने वाले भाग में उभरा हुआ रचना होती है। कॉर्निया जो है यह दृष्टिपटल के सामने में उभरा हुआ एक रचना है। वस्तु से आने वाले प्रकाश रेटिना के माध्यम से नेत्र में प्रवेश करता है। आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के यानी कि मानव के नेत्र में जो है प्रकाश कहाँ से अंदर प्रवेश करता है। तो रेटिना के माध्यम से कहाँ से प्रवेश करता है, तो मानव देखिए वस्तु से आने वाला प्रकाश जो है रेटिना के माध्यम से ही नेत्र में प्रवेश करता है। रेटिना के माध्यम से ही नेत्र में प्रवेश करता है। चलिए अगला देखिए कोराइड। कोराइड दृष्टिपटल के नीचे वाली परत को कोराइड कहते हैं। यह आगे चलकर 2 परतों में विभक्त हो जाता है। कोराइड जो है यह दृष्टिपटल के जो निचले हिस्सा होता है उसको हम लोग कोराइड कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर में पूछा गया है कई बार। अगला है कि आइरिस हम लोग किसको कहते हैं। तो चलिए आइरिस के बारे में समझते हैं। आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा गोलाकार छिद्र होता है, जिसको पुतली कहते हैं। आइरिस के द्वारा ही आँखों की रंग की पहचान होती है। आप लोग जो मानव का नेत्र है उसमें आप लोग एक छोटा सा गोलाकार छिद्र देखते होइएगा, उसको हम लोग पुतली कहते हैं। आइरिस के द्वारा ही हम लोग आँखों की रंग की पहचान करते हैं कि किसका आँख भूरा है, किसका काला है। आइरिस के द्वारा ही पता चलता है। आप लोग से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य के नेत्र का पहचान किसके द्वारा किया जाता है, तो आइरिस के द्वारा। ये 2 ऑब्जेक्टिव अभी मैंने जो बताया था कि प्रकाश कहाँ से अंदर आता है, एक ये प्रश्न, और दूसरा कि मनुष्य के आँखों की रंग की पहचान किसके द्वारा होता है, तो आइरिस से। ये 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और बार बार पूछे जाते हैं।
इससे, और इसमें आपके सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी बन रहे हैं और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन ऐसी तरह से प्रिपेयर हो रहा है। चलिए अगला देखिए, नेत्र द्वार या पुतली। पुतली का रंग काला होता है। पुतली जो होता है उसका रंग कैसा होता है, तो काला होता है, क्योंकि इससे क्या है, क्योंकि इससे होगा किसी रंग का परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि इससे जो है किसी होगा नहीं होगा क्योंकि इससे किसी रंग का परिवर्तन नहीं होता है, होगा नहीं होगा। नेत्र द्वार या पुतली जो होता है इसका रंग कैसा होता है, तो काला होता है, क्योंकि इसे किसी रंग का परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए नेत्र द्वार या पुतली जो होता है काला होता है। अगला है सिलरी पेशियाँ, अंग्रेजी में सिलरी मसल्स बोलते हैं। यह नेत्र लेंस को लटकाए रहती है। सिलरी जो पेशियाँ है या नेत्र लेंस जो हमारे नेत्र में लेंस पाए जाते हैं उसको कैसे रखते हैं, तो लटकाए हुए। अगला है रेटिना। रेटिना आँख के भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में कहाँ बनता है, तो रेटिना में बनता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मनुष्य के मस्तिष्क में यानी कि रेटिना पर कैसा इमेज बनता है, तो आभासी और सीधा, आभासी प्रतिबिंब और सीधा बनता है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्वेश्चन से क्लियर होता है। चलिए 2 नोट है, नोट को याद कर लीजिएगा। लेंस और कर्निया के बीच एक द्रव्य पाया जाता है जिसे हम लोग नेत्रोद कहते हैं। देखिए कहाँ कहाँ, तो लेंस और कॉर्निया के बीच में, लेंस और कॉर्निया के बीच में एक द्रव्य पाया जाता है उसे हम लोग नेत्रोद कहते हैं। आंसू इसी द्रव्य के कारण बनता है। इसमें इक्यूएसुमस पाया नामक नमकीन द्रव्य पाया जाता है। इक्यूएसुमस जो नामक एक नमकीन द्रव्य बनता है, इसीलिए आंसू नमकीन होता है। आंसू जो है किसके कारण बनता है, तो नेत्रोद के कारण। इसमें क्या पाया जाता है, तो इक्यूएसुमस नामक नमकीन द्रव्य पाया जाता है, इसीलिए हमें आंसू जो है नमकीन लगता है। अगला नोट देखिए, लेंस और रेटिना के बीच में, देखिए पहले यहाँ पर था लेंस और कॉर्निया के बीच में जिसको हम लोग नेत्रोद बोलते थे, और लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव्य पाया जाता है उसे काचाभ द्रव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काचाभ द्रव्य। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होइएगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मानव नेत्र की संरचना का वर्णन करे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेत्र की क्रिया विधि का वर्णन करे। चलिए, मानव नेत्र के एक फोटो कैमरा के तरह कार्य करता है। मानव नेत्र जो है एक फोटो कैमरा के तरह कार्य करता है। जब अपरिवर्तित होकर कॉर्निया माध्यम से आंखों में प्रवेश करती है, जब जो प्रकाश होता है अपरिवर्तित यानी कि बिना चेंज हुए कॉर्निया के माध्यम से आंखों में प्रवेश करती है और नेत्र लेंस द्वारा अपरिवर्तित होकर रेटिना पर मिलती है। रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है कैसा बनता है, रेटिना पर वास्तविक और उल्टा। याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा। और यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना है कि मानव नेत्र की क्रिया विधि कैसे होता है, तो द्विक तंत्रिका के माध्यम से प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को मिलती है। इसमें यह विशेष क्षमता होती है कि वह प्रतिबिंब को सीधा करके देख लेती है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होइएगा। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन है तो मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, सामंजन क्षमता किसे कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन बोला जाता है। समझे, ये भी एक क्वेश्चन है 2 नंबर और कभी कभी तो ये 6 नंबर में भी पूछ देता है। तो सामंजन क्षमता हम किसको बोलते हैं, वस्तु दूर हो या निकट उसे साफ साफ देख लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सामंजन क्षमता। दूर हो या पास हो, आँख ऐसे अपने लेंस को फोकस दूरी बदल कर देखता है। दूर होगा तो भी, पास होगा तो भी वो अपना फोकस दूरी क्या करता है, बदल कर देखता है। यह परिवर्तन सिलरी पेशियों के तनाव घटने बढ़ने से होता है। आँखें के इस क्षमता को सामंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि हम अपने जो आँख में सिलरी पेशियाँ उसको हम बढ़ाते हैं, घटाते हैं, और उसको चाहे वस्तु दूर हो या निकट, इसी क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सामंजन क्षमता बोलते हैं। चलिए एक नोट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट है और ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार, 1 बार 2 बार नहीं, कई बार।
मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या है? न्यूनतम दूरी जो होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम दूरी जो होता है अनंत होता है। ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि समांजन क्षमता से ही है, लेकिन इसमें ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेत्र दोष क्या है? ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। जितने भी नेत्र दोष है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सारे को इसी में हम लोग को देखना है। तो चलिए हम लोग नेत्र दोष क्या है देखते हैं। मानव नेत्र किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर न्यूनतम से लेकर अनंत तक स्पष्ट देख लेती है। न्यूनतम 25 सेंटीमीटर तक और अधिकतम अनंत तक देखती है। कई कारणों से जब नेत्र इसके बीच रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाती है, इसी कमी को हम लोग नेत्र दोष कहते हैं। या तो न्यूनतम कम से कम 25 सेंटीमीटर का और अधिकतम जो होता है अनंत तक की वस्तु को हम लोग अगर साफ साफ नहीं देख पाते हैं और स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, तो इसी कमी को हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र दोष कहते हैं। चलिए नेत्र दोष के प्रकारों को हम लोग जाने। नेत्र दोष के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि नेत्र दोष के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। नेत्र दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके कार्य को भी पूछा जाता है। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन सब एक ही में आता है। तो चलिए इसको सारे को डिस्कशन कर लेते हैं नेत्र दोष के बारे में। देखिए नेत्र दोष पहला है निकट दृष्टि दोष, जिसको अंग्रेजी में हम लोग मायोपिया बोलते हैं। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, अंग्रेजी में इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। और तीसरा है जरा दृष्टि दोष, जिसको हम लोग प्रेसोबायोपिया बोलते हैं। प्रेस बायोपिया नहीं, प्रेसोबायोपिया, ओ की मात्रा वो छूट गया, तो प्रेसोबायोपिया। चलिए तो हम लोग निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं उसको जानेंगे, उसके बाद उसके कारण को जानेंगे, उसके बाद उसको किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाएगा इसके बारे में जानेंगे। चलिए तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। देखिए निकट तो लिखा है, लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ देखता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को हम लोग इसमें स्पष्ट नहीं देखते। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु नहीं दिखता है, तो ये सब कुछ नहीं होता है ऐसा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि पास का जो वस्तु होता है साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन जो दूर का वस्तु होता है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इसी अस्पष्ट दृष्टि अनंत ना होकर कोई निकट बिंदु होता है। इसी निकट दृष्टि, इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होइएगा कि निकट दृष्टि दोष में जो पास की वस्तु होता है वह स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। इससे स्पष्ट दृष्टि अनंत ना होकर कोई निकट बिंदु हो जाता है। यानी कि जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो होता है अनंत न होकर क्या हो जाता है? निकट हो जाता है। इसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए निकट दृष्टि दोष के कारण को हम लोग जाने। तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, पहला जो है कि नेत्र गोलक क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है, जिससे लेंस एवं रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है कि लेंस और रेटिना के बीच जो है दूरी बढ़ जाती है। दूसरा क्या है? नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बढ़ जाती है। इसी कारण से वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। यही मुख्य 2 कारण है निकट दृष्टि दोष को। चलिए इसको हम ठीक कैसे करेंगे? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है वह अवतल लेंस या अपसारी लेंस का होता है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहीं से बनता है कि निकट दृष्टि दोष को हम किस लेंस से ठीक करते हैं? तो अवतल लेंस, जिसको हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह दूर से आने वाले समांतर किरणों को इतना अपसारित कर देता है कि किरण अनंत से आते हुए प्रतीत होता है। चलिए दूर दृष्टि दोष को देखिए। जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है उसे निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। इसमें दृष्टि का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर न होकर थोड़ा दूर हो जाता है। इसे हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए दूर दृष्टि दोष का कारण देखिए, मुख्यतः 2 कारण। पहला नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, उसमें बड़ा हो जाता है नेत्र गोलक, इसमें छोटा हो जाता है, जिससे लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। दूसरा है नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। जो नेत्र लेंस है वह ज़रूरत से यानी कि आवश्यकता से
अधिक क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसके कारण से फोकस दूरी बढ़ जाती है। चलिए अगला, दूरदृष्टि दोष के उपचार के बारे में जाने। दूरदृष्टि दोष को हम लोग जिस लेंस के द्वारा उपचार करते हैं वह लेंस उत्तल लेंस नहीं होता, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को ही हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस के द्वारा हम लोग ठीक करते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होइएगा। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा जो दृष्टि दोष है वो जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस की समांजन क्षमता जब कम हो जाती है, जिसके कारण से न तो नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही दूर की, अर्थात निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों से जो पीड़ित होता है उसे हम लोग प्रेसबायोपिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ना दूर की वस्तु साफ से दिखाई देती है और न ही पास की वस्तु को, इसी को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसके उपचार क्या है, तो इसका जो उपचार है मुख्यतः हम लोग इसमें बायु फोकल लेंस का उपयोग करते हैं, जिसमें ऊपर का भाग दूर की वस्तु को देखने के लिए तथा नीचे की भाग पढ़ने का प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होइएगा। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं कि वह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या, VVI क्वेश्चन है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दिखाने के लिए एक समतल दर्पण को इस प्रकार से व्यवस्थित करते कि सूर्य का प्रकाश इससे परावर्तित होकर एक ऐसे कमरे में प्रवेश करे जिसके अन्य सभी दरवाजे खिड़कियां बंद हो। अब प्रकाश के रास्ते में एक गत्ते को रखते हैं और इसमें ही छिद्र होता है ताकि इस छिद्र से होकर प्रकाश की किरण गुजरे। इसे हम लोग प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए सातवां आगे देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन और है। देखिए प्रकाश की जो किरण जो है पथ में एक प्रिज्म से होकर होता है। देखिए इस बार पढ़ लीजिए कि उसके परावर्तक सतह से प्रकाश की किरण प्रवेश करे एवं दूसरी सतह से बाहर निकले। अब सामने के सफ़ेद पर्दा डाले जिससे पर 7 रंग की पट्टी बनती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाँ, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 7 रंगों से पास करता है तो एक वो 7 रंग का क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम होता है। और इस 7 कलर का जो नाम दिया है विबग्योर, ब्लू, नीला, लाल, विबग्योर जो होता है बैनी या पीना ला। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो सबसे अधिक तथा विचलन सबसे कम होता है, VVI है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम और विचलन अधिक होता है। तीसरा क्वेश्चन, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है 620 से 700 नैनोमीटर, जबकि बैंगनी रंग का 400 से 440 नैनोमीटर होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझ गए होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसको कहते हैं, किसी कान पर पकड़कर प्रकाश के अंश की कई दिशाओं को छितरने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का। देखिए जब प्रकाश की किरण जो होता है बिखर जाता है, इधर से उधर छितर जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का। यहाँ पर कार्य होगा, कार्य, कान नहीं, इस कार्य, किसी कार्य पर पकड़कर प्रकाश के अंश को कई दिशाओं में, समझे, किसी कार्य, कान नहीं, कार्य होगा, कार्य, यहाँ पे मिस्टेक है, कान नहीं कार्य, या वस्तु पर पकड़कर, कोई भी जो वस्तु होता है उसे पकड़कर प्रकाश के अंश के कई दिशाओं में हम लोग क्या करते हैं, छितराते हैं, यानी कि बिखर जाता है अलग अलग दिशा में, उसी को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये टिंडल प्रभाव देख लीजिए, 2 नंबर में पूछा जाता है कि टिंडल प्रभाव क्या है, VVI है। तो किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों में से प्रकाशों का प्रकीर्णन को हम लोग क्या कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। किसी कोलाइडी, जिसमें कोलाइडी विलयन को जो निलंबित कणों का जो प्रकाश का प्रकीर्णन का टिंडल प्रभाव जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति आकाश को देखते समय चश्मा उतारना पसंद करता है, क्यों, VVI है। तो दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की चीज़ों को आसानी से देख पाता है, अतः वह चश्मा उतारकर ही वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। यही कारण है कि दूरदृष्टि व दोष वाला व्यक्ति आकाश की ओर देखने पर अपना चश्मा उतार लेता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन पास का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता। इसी को हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसीलिए जो
व्यक्ति होता है जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है, वो आकाश में देखते समय चश्मा उतार कर देखना पसंद करता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।